अध्याय 9, नए भारत का उदय और राष्ट्रवादी आंदोलन। तो अब इसको करते हैं, विपिन चंद्रा का चैप्टर पढ़ते हैं ना, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना बहुत तेजी से विकसित हुई और भारत में एक नए संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ हुआ। दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव पड़ी। आगे चलकर इसी के नेतृत्व में विदेशी शासन से स्वतंत्रता के लिए भारतीयों ने एक लंबा और साहसपूर्ण संघर्ष चलाया। अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत मुक्त हो गया। विदेशी प्रभुत्व के परिणाम। आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद बुनियादी तौर पर विदेशी आधिपत्य की चुनौती के जवाब के रूप में उदित हुआ। स्वयं ब्रिटिश शासन की परिस्थितियों ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना विकसित करने में सहायता दी। ब्रिटिश शासन तथा उसके प्रत्यक्ष और परोक्ष परिणामों ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के लिए भौतिक, नैतिक और बौद्धिक परिस्थितियां तैयार की। इस आंदोलन की जड़ें भारतीय जनता के हितों, भारत में ब्रिटिश हितों के टकराव में थी। अंग्रेजों ने अपने हितों को पूरा करने के लिए भारत को अधीन बनाया। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर वे भारत में शासन करते रहे। वे अक्सर ब्रिटेन के लाभ के लिए भारतीयों की भलाई को भी ध्यान में नहीं रखते थे। धीरे धीरे भारतीयों ने अनुभव किया कि लंकासार के उद्योगपति तथा अंग्रेजों के दूसरे प्रमुख वर्गों के हितों के लिए उनके अपने हितों का बलिदान किया जाता रहा है। स्वयं ब्रिटिश शासन भारत के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण बनता गया। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का आधार यही तथ्य था। यह भारतीयों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक और राजनीतिक विकास में प्रमुख बाधक तत्व बन चुका था। विशेष बात यह है कि भारतीयों की बढ़ती हुई संख्या इस तथ्य को समझने लगी थी। भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक समूह ने धीरे धीरे देखा कि उनके हित अंग्रेज शासकों के हाथों में असुरक्षित थे। किसान देख रहे हैं कि सरकार जमीन की मालगुजारी के नाम पर उनकी उपज का एक बड़ा हिस्सा उनसे लेती है। सरकार और उनकी पुलिस, उसके अदालतें और अधिकारी सभी उन जमींदारों और भू राजस्व के समर्थक और रक्षक थे जो किसान से कसकर लगान वसूलते थे। वे उन व्यापारियों, सूदखोरों के रक्षक थे जो तरह तरह के किसानों को धोखा देते थे, उनका शोषण करते थे, उनकी जमीन उनसे छीन लेते थे। जब कभी किसान जमींदार और सूदखोरों के दमन के खिलाफ उठ खड़े होते, पुलिस और सेना कानून और व्यवस्था के नाम पर उनको कुचल दिया जाता था। दस्तकार और शिल्पी महसूस कर रहे थे कि सरकार विदेशी प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहन देकर उनको तबाह कर रही थी, उनके पुनर्विकास के लिए कुछ नहीं कर रही थी, जो आगे चलकर 20वीं शताब्दी में आधुनिक कारखानों, खदानों, बगानों के मजदूरों ने भी पाया। सारी जवानी हमदर्दी के बावजूद सरकार पूंजीपतियों का, खास कर विदेशी पूंजीपतियों का ही साथ देती है। जब कभी मजदूर ट्रेड यूनियन बनाने, हड़ताल, प्रदर्शन और दूसरे संघर्षों के द्वारा अपनी स्थिति सुधारने के प्रयत्न करते तो सरकार का पूरा तंत्र उसके खिलाफ उठ खड़ा होता। इसके अलावा उन्होंने यह भी महसूस किया था कि बढ़ती बेरोजगारी का समाधान केवल तीव्र औद्योगिकरण से ही संभव है। यह कार्य केवल एक स्वाधीन सरकार कर सकती है। भारतीय समाज के दूसरे समूह भी कुछ कम असंतुष्ट नहीं थे। शिक्षित भारतीयों का उभरता हुआ वर्ग अपने देश की दयनीय आर्थिक व राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए नए नए प्राप्त आधुनिक ज्ञान का प्रयोग कर रहा था। पहले जिन लोगों ने 1857 में ब्रिटिश शासन की इस आशा का समर्थन किया था कि विदेशी होने के बावजूद यह शासन देश को एक आधुनिक और औद्योगिक देश बनाएगा, वे अब धीरे धीरे निराश होने लगे थे। आर्थिक दृष्टि से उन्हें यह आशा थी कि ब्रिटिश पूंजीवाद ने जैसे कि ब्रिटेन में उत्पादक शक्तियों को विकसित किया है, उसी प्रकार वह भारत की उत्पादक शक्तियों को भी विकसित करेगा। लेकिन उन्होंने यह पाया कि ब्रिटेन के पूंजीवाद के इशारे पर भारत में ब्रिटिश शासन ने जो नीतियाँ अपनाई हैं, देश को आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा या अल्प विकसित बनाए हुए थी। उनकी उत्पादकता शक्ति के विकास में बाधक हो रही थी। राजनीतिक स्तर पर शिक्षित भारतीय समुदाय को यह लगा कि अंग्रेजों ने पहले भारत को स्वशासन का मार्ग दिखाने के जो भी दावे किए थे, वे उन सब को भूल चुके हैं। अधिकांश ब्रिटिश अधिकारियों और राजनेताओं ने खुली घोषणा की थी कि अंग्रेज भारत में बने रहेंगे। इसके अलावा भाषण, प्रेस, व्यक्ति को अधिक स्वतंत्रता देने की जगह अंग्रेज उन पर अधिक प्रतिबंध लगाते रहे थे। अंग्रेज अधिकारियों और लेखकों ने भारतीयों को जनतंत्र या स्वशासन दृष्टि से अयोग्य घोषित कर दिया। संस्कृति के उच्च
शिक्षा और आधुनिक विचारों के प्रसार के बारे में अधिकाधिक नकारात्मक बल्कि शत्रुतापूर्ण रवैया अपना रहे थे। उभरते हुए भारतीय पूंजीपति वर्ग ने बहुत धीरे धीरे राष्ट्रीय चेतना विकसित की, लेकिन इस वर्ग ने धीरे धीरे महसूस किया कि वह साम्राज्यवाद के कारण नुकसान उठा रहा था। सरकार ने व्यापार, चुंगी कर, यातायात संबंधी नीतियों के कारण उसके विकास में भारी बाधाएं आ रही थी। नया तथा कमजोर वर्ग होने के नाते उसे अपनी कमजोरी की भरपाई के लिए सरकार की सक्रिय सहायता की जरूरत थी, लेकिन उनको कोई सहायता नहीं मिली। इसके विपरीत सरकार और उसकी नौकरशाही उन विदेशी पूंजीपतियों का साथ दे रही थी जो अपने विशाल संसाधनों के साथ भारत आकर यहाँ रहकर सीमित औद्योगिक क्षेत्र हथिया रहे थे। भारतीय पूंजीपतियों का विशेष विरोध पूंजीपतियों की सख्त प्रतियोगिता के प्रति था। इस तरह भारतीय पूंजीपतियों ने महसूस किया कि उनके अपने स्वतंत्र विकास साम्राज्य के बीच अंतर्विरोध था और यह एक राष्ट्रीय सरकार की भारतीय व्यापार और उद्योगों के तीव्र विकास की परिस्थितियां तैयार कर सकती हैं। इसलिए वे अंत तक विदेशी शासन का साथ देते रहे। लेकिन इन वर्गों से बहुत से लोग राष्ट्रीय आंदोलन में आए। उस समय राष्ट्रीय वातावरण में देशभक्ति की भावना ने बहुतों को प्रभावित किया। इसके अलावा प्रजातीय भेदभाव और श्रेष्ठता की नीतियों ने प्रत्येक विचारशील स्वाभिमानी भारतीयों को से घृणा जगाकर उसे उठ खड़ा किया, चाहे वह किसी भी वर्ग का क्यों ना हो। सबसे बड़ी बात है कि स्वयं ब्रिटिश शासन के विदेशी चरित्र ने राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया को जन्म दिया। कारण यह है कि विदेशी दास्तां गुलाम जनता के दिलों में हमेशा ही देशभक्ति की भावना पैदा करती थी। संक्षेप में, विदेशी साम्राज्यवाद का मान, अपना चरित्र तथा भारतीय जनता पर उसका हानिकारक प्रभाव, इन बातों के कारण ही भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन का धीरे धीरे विकास हुआ। यह आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन था क्योंकि समाज के विभिन्न वर्गों, समुदाय लोगों को प्रेरित कर रहा था। वे अपने मतभेद भुलाकर शत्रु के खिलाफ एकजुट हो देश का प्रशासकीय और आर्थिक एकीकरण। 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत का एकीकरण हो चुका था। वह एक राष्ट्र के रूप में उभर चुका था। इसलिए भारतीय जनता राष्ट्रीय भावनाओं का विकास आसानी से हो गया। अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे देश में सरकार की एक समान आधुनिक प्रणाली लागू कर दी थी। इस तरह प्रशासकीय एकीकरण हो चुका था। ग्रामीण और स्थानीय आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के विनाश, अखिल भारतीय पैमाने पर आधुनिक व्यापार उद्योग की स्थापना के कारण भारत का आर्थिक जीवन निरंतर एक इकाई के रूप में ढलता चला गया। देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के आर्थिक हित परस्पर समृद्ध हुए। उदाहरण के लिए, भारत के किसी एक भाग में अकाल फूटता या वस्तुओं की कमी होती तो दूसरे सभी भागों में से खाद्य सामान की कीमतें व उपलब्धता पर प्रभाव पड़ता। इसके अलावा रेलवे, डाक, तार, एकीकृत डाक सेवा के शुभारंभ ने देश में एकजुट बना दिया। खासकर नेताओं के पारस्परिक संपर्क को बढ़ावा दिया। इस सिलसिले में विदेशी शासन का अस्तित्व ही एकता का कारण बना। हालांकि यह शासन सामाजिक वर्ग, जाति, धर्म, क्षेत्र का भेदभाव किए बिना पूरी जनता का दमन करता था। पूरे देश के लोगों ने देखा वे एक ही शत्रु अर्थात ब्रिटिश शासन के हाथों पीड़ित थे। एक तरफ वे भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण बन गया, दूसरी तरफ साम्राज्य विरोधी संघर्ष और उस संघर्ष के दौरान उपजी एकजुटता की भावना ने भारतीय राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पश्चिमी विचार और शिक्षा। 19वीं सदी में आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा विचारधारा के प्रचार के फलस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में भारतीयों ने एक आधुनिक, बुद्धिसंगत, धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक और राष्ट्रवादी राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाया। वे यूरोपीय राष्ट्रों के समसामयिक राष्ट्रवादी आंदोलन का अध्ययन, उसकी प्रशंसा, उसका अनुकरण करने के लिए प्रयत्न करने लगे। रूसो, पेन, जॉन स्टुअर्ट मिल तथा दूसरे पाश्चात्य विचारकों उनके राजनीतिक मार्गदर्शक बन गए, जबकि मैजरी, गैरिबाल्डी, आयरलैंड के राष्ट्रवादी नेता उनके राजनीतिक आदर्श हो गए। विदेशी दास्तां के अपमान के चुभन को सबसे पहले इन्हीं शिक्षित भारतीयों ने महसूस किया। भारतीय विचारों से आधुनिक बनकर इन लोगों ने विदेशी शासन की बुराइयों का अध्ययन की योग्यता भी प्राप्त कर ली।
उन्हें एक आधुनिक, मजबूत और समृद्ध एकताबद्ध भारत की कल्पना से प्रेरणा प्राप्त होती रही। कालांतर में इन्हीं से बेहतरीन तत्व राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकर्ता व संगठनकर्ता बने। हमें यह स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि राष्ट्रीय आंदोलन आधुनिक शिक्षा प्रणाली की उपज नहीं था, बल्कि यह ब्रिटेन तथा भारत के हितों के टकराव से उत्पन्न था। इस प्रणाली ने यह किया कि शिक्षित भारतीयों को पाश्चात्य विचार अपनाकर राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व संभालने, उसे एक जनतांत्रिक और आधुनिक दिशा देने में समर्थ बनाया। वास्तविकता यह है कि स्कूलों कॉलेजों में अधिकारीगण विदेशी शासन के प्रति विनम्रता, सेवा का भाव ही जगाने का प्रयत्न करते थे। राष्ट्रवादी विचार तो आधुनिक विचारों के सामान्य प्रसार के कारण आए। चीन तथा इंडोनेशिया जैसे दूसरे एशियाई देशों में तथा पूरे अफ्रीका में आधुनिक तथा राष्ट्रवादी विचार फैले। हालांकि ये आधुनिक स्कूलों और कॉलेजों की संख्या में बहुत कम था। आधुनिक शिक्षा ने शिक्षित भारतीयों के दृष्टिकोणों तथा हितों में एक सीमा तक एकजुटता और समानता पैदा की। इस सिलसिले में अंग्रेजी भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह आधुनिक विचारों का प्रसार का साधन बन गई। यह देश के विभिन्न भाषाई क्षेत्रों में शिक्षित भारतीयों के बीच विचारों का आदान प्रदान तथा संपर्क का माध्यम भी बन गई। लेकिन जल्द ही अंग्रेजी साधारण जनता में आधुनिक ज्ञान के प्रसार में बाधक भी बन गई। यह शिक्षित नागरिक वर्गों को साधारण जनता, खासकर ग्रामीण जनता से अलग रखने का काम भी करने लगी। भारत के राजनीतिक नेताओं ने इस तथ्य को अच्छी तरह समझा। दादा भाई नौरोजी, सैयद अहमद खान, जस्टिस बर्नार्ड से लेकर तिलक गांधी जी तक सभी ने शिक्षा प्रणाली में भारतीय भाषाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका जाने का मांग पर आंदोलन किया। वास्तव में साधारण जनता का सवाल था आधुनिक विचारों का प्रसार, विकास, सम्मान भारतीय भाषाओं में उनमें विकसित हो रहे थे। साहित्यिक और सबसे अधिक तो भारतीय भाषाएं लोकप्रिय प्रेस के कारण हुआ। प्रेस और साहित्य की भूमिका। वह प्रमुख प्रेस था जिसके द्वारा राष्ट्रीय भारतीयों ने देशभक्ति की भावना का आधुनिक आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक विचारों का प्रचार प्रसार किया। एक अखिल भारतीय चेतना जगाई। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी समाचार पत्र निकले, जिसके पन्नों पर सरकारी नीतियों की लगातार आलोचना होती थी। भारतीय दृष्टिकोण को सामने रखा जाता था। लोगों को एकजुट होकर राष्ट्रीय कल्याण में काम करने को कहा जाता था तथा जनता के बीच स्वशासन, जनतंत्र, औद्योगिकरण आदि के विचारों को लोकप्रिय बनाया जाता था। देश के विभिन्न भागों में रहने वाले राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को परस्पर विचारों का आदान प्रदान करने में प्रेस ने समर्थ बनाया। उपन्यासों, निबंध, देशभक्तिपूर्ण काव्य के रूप में राष्ट्रीय साहित्य ने राष्ट्रीय चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगला में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, रविन्द्रनाथ टैगोर, असमी में लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, मराठी में विष्णु शास्त्री चिंपलकर, तमिल में सुब्रमण्यम भारती, हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, उर्दू में अल्ताफ हुसैन अली इस काल के प्रमुख राष्ट्रवादी लेखक थे। भारत के अतीत की खोज। अनेक भारतीय इस कदर पस्त हो चुके थे कि वह स्वशासन की क्षमता पर एकदम भरोसा खो बैठे। इसके अलावा उस समय कई ब्रिटिश अधिकारी, लेखक लगातार इस बात को दोहराते रहते थे कि भारतीय लोग अब कभी भी शासन चलाने योग्य नहीं थे। हिंदू मुसलमान हमेशा आपस में लड़ते थे। भारतीयों के भाग्य में ही विदेशियों के अधीन रहना लिखा था। उनका धर्म, सामाजिक जीवन पैतृक असभ्य है रहा है। इस कारण से वे लोकतंत्र तथा स्वशासन के काबिल नहीं है। इस प्रचार का जवाब देकर अनेक राष्ट्रवादी नेताओं ने जनता में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जगाने के प्रयत्न किए। वे गर्व से भारत के सांस्कृतिक धरोहर की ओर संकेत करते आलोचकों अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अकबर जैसे शासकों की राजनीतिक उपलब्धियों का ध्यान दिलाया। इस कार्य में विद्वानों ने कला, स्थापत्य, साहित्य, दर्शन, विज्ञान और राजनीति में भारतीय राष्ट्रीय धरोहर की फिर से खोज करने में जो कुछ किया, उससे इस राष्ट्रवादी नेताओं को बल और प्रोत्साहन मिला। दुर्भाग्य से कुछ राष्ट्रवादी नेता दूसरे छोर तक चले गए और भारत के अतीत की कमजोरियों को पिछड़ेपन से आंखें चुराकर गैर लोचनात्मक ढंग से उसे महिमा मंडित करने लगे। खासतौर पर प्राचीन भारत की उपलब्धियों का प्रचार करने तथा मध्यकालीन भारत में उतनी ही महान उपलब्धियों को अनदेखा करने की प्रवृत्ति ने भी बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके कारण हिंदुओं में सांप्रदायिक भावना का विकास को प्रोत्साहन मिला। साथ ही इसकी जवाबी प्रवृत्ति के रूप में मुसलमान सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रेरणा
पाने के लिए अरबों और तुर्कों के इतिहास की ओर नजर करने लगे। इसके अलावा पश्चिम सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की चुनौती का जवाब देते हुए बहुत से भारतीय इस बात को भूल जाते थे कि भारत की जनता कई क्षेत्रों में सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ी है। इसी गर्व और आत्मसंतोष की एक झूठी भावना पनपी जो भारतीयों को अपने समाज के आलोचनात्मक अध्ययन से रोकती है। इसके कारण भारतीय सांस्कृतिक पिछड़ेपन के खिलाफ संघर्ष कमजोर हुआ तथा अनेक भारतीय दूसरे देशों में पनपी हुई प्रवृत्ति और विचारों से विमुख रहे। शासकों का जातीय दंभ। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास का एक गौण परंतु महत्वपूर्ण कारण जाति श्रेष्ठ का दंभ था, जो कि भारतीयों के प्रति अनेक अंग्रेजों के व्यवहार में पाया जाता था। इस जाति धर्म का एक कड़वा और प्रसिद्ध रूप तब देखने को मिला जब कोई अंग्रेज किसी भारतीय से किसी विवाद में उलझा होता। अन्याय अर्थव्यवस्था अंग्रेजों का पक्ष लेती, जैसा कि जी.ओ. ट्रेवलर ने 1864 में लिखा, हमारे देश में एक व्यक्ति का बयान भी अदालतों अनेक हिंदुओं को अधिक महत्व रखता है। एक ऐसी परिस्थिति जिसमें शक्ति का एक भयानक साधन एक बेईमान है चालाक अंग्रेज के हाथों में पहुंच जाता था। यह जाति धर्म प्रांत और वर्ग का भेदभाव किए बिना तमाम भारतीयों को एक समान हीन करार देता था। वे यूरोपीय लोगों की क्लबों में नहीं जा सकते थे। अक्सर वे उन्हीं गाड़ी के उस डिब्बे में यात्रा की अनुमति नहीं थी जिसमें यूरोपीय यात्री जा रहे थे। इनमें से राष्ट्रीय अपमान का बोध हुआ। अंग्रेजों के मुकाबले वे अपने आप को एक जनगण के रूप में देखने लगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं 1870 के दशक में यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि भारतीय राष्ट्रवाद इतना ताकत और गति अर्जित कर चुका है कि वह भारतीय राजनीति में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर सके। दिसंबर 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अखिल भारतीय पैमाने पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले संगठित अभिव्यक्ति हुई, लेकिन इसके पहले अनेक संस्थाएं स्थापित हो चुकी थी। जैसा कि इसके पहले हमने पढ़ा है कि राजा राम मोहन राय पहले ऐसे भारतीय नेता थे जिन्होंने भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन चलाया। वर्ष 1836 के बाद देश के विभिन्न भागों में अनेक सार्वजनिक समितियां स्थापित हुई। इन सभी समितियों में धनी तथा अभिजात वर्गों का प्रभुत्व था, जिसको तब तक गणमान्य व्यक्ति कहा जाता था और इसका इसका चरित्र प्रांतीय व स्थानीय था। इन्होंने प्रशासन में सुधार और प्रशासन में भारतीय लोगों की भागीदारी का काम किया। ब्रिटिश संसद को लंबे प्रार्थना पत्र भेजे जिनमें भारतीयों की मांगे रखी जाती थी। 1858 के बाद के काल में शिक्षित भारतीयों तथा अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय शासन के बीच की खाई धीरे धीरे बढ़ती गई। ब्रिटिश शासन के चरित्र और भारतीयों के लिए उसके दुष्परिणाम का अध्ययन करने के बाद यह शिक्षित भारतीय बाद में ब्रिटिश नीतियों के आधिकारिक मुख्य आलोचक बन गए। उनका असंतोष धीरे धीरे राजनीतिक कार्यकलाप में अभिव्यक्त हुआ। उस समय मौजूद समितियां राजनीतिक चेतना प्राप्त भारतीयों को संतुष्ट करने में असफल रहीं। 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारतीय प्रश्नों पर विचार करना, भारत के कल्याण की दिशा में ब्रिटेन के नेताओं को प्रभावित करना। उन्होंने प्रमुख भारतीय नगरों में भी एसोसिएशन की शाखाएं स्थापित की। 1825 में जन्मे दादा भाई नौरोजी ने पूरा जीवन राष्ट्रीय आंदोलन को समर्पित कर दिया। जल्द ही उन्हें भारत का पितामह ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। वे भारत के पहले आर्थिक विचारक भी थे। अपने अर्थशास्त्री लेखन में उन्होंने सिद्ध किया कि भारत की गरीबी के कारण अंग्रेजों द्वारा उनका शोषण और यहाँ तक कि यहाँ का धन ब्रिटेन भेजना था। 3 बार दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर उनका सम्मान किया गया। वास्तव में भारत के उन जनप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं की लंबी कतार के अग्रणी नेता थे जिनका नाम भारत के हृदय में हलचल मचाने के लिए काफ़ी था। कांग्रेस पूर्व राष्ट्रवादी संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण कलकत्ता में स्थापित इंडियन एसोसिएशन थी। बंगाल में युवा राष्ट्रीय ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की रूढ़िवादी और जमींदार समर्थक नीतियों से धीरे धीरे उब रहे थे। वे व्यापक सार्वजनिक महत्व के सवालों पर लंबा राजनीतिक आंदोलन छेड़ना चाहते थे। प्रतिभाशाली लेखक वक्ता सुरेंद्रनाथ बनर्जी के रूप में उन्हें एक नेता भी मिल गया था। बनर्जी अपने अधिकारियों के द्वारा बहुत ही अन्यायपूर्ण ढंग से इंडियन सिविल सर्विस से बाहर कर दिए गए क्योंकि ये अधिकारी अपनी सर्विस में किसी स्वतंत्र विचारकों वाले भारतीय के
उपस्थिति नहीं बर्दाश्त कर सकते। बनर्जी ने 1875 में कलकत्ता के छात्रों के सामने राष्ट्रवादी विषयों पर प्रभावशाली भाषण देकर अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में बंगाल के राष्ट्रवादियों ने जुलाई 1876 में इंडियन एसोसिएशन की नींव रखी। इस एसोसिएशन ने अपने सामने राजनीतिक प्रश्नों पर भारतीय जनता को एकताबद्ध करने का लक्ष्य रखा। अपनी ओर बड़ी संख्या में जनता को खींचने के लिए इसने निर्धन वर्गों के लिए कम सदस्यता शुल्क निर्धारित किया। बंगाल के शहरों और गांवों तथा बंगाल से बाहर अनेक शहरों में भी इस एसोसिएशन की कई शाखाएं खोली गई। भारत के दूसरे भागों में युवक लोग सक्रिय थे। जस्टिस रनाडे और उनके साथियों ने 1870 में पूना में सार्वजनिक सभा की स्थापना की। M.V. राघवाचार्य, C. सुब्रमण्य अय्यर, आयन चार्लू तथा दूसरों ने 1884 में मद्रास महाजन सभा की नींव डाली। फिरोज शाह मेहता, K.T. तलंग, बरुद्दीन तबजी और दूसरों ने यद्यपि 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाया। इस तरह जो राष्ट्रवादी एक साझे शत्रु अर्थात विदेशी शासन और शोषण के खिलाफ राजनीतिक एकता की आवश्यकता महसूस कर रहे थे, उनके लिए एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की स्थापना का समय आ चुका था। तब तक मौजूद संगठनों ने एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा किया था, परंतु उसका क्षेत्र और कार्यकलाप बहुत सीमित था। वे अधिकतर स्थानीय प्रश्नों को उठाते थे। उनकी सदस्यता और नेतृत्व एक शहर या एक प्रांत के थोड़े से लोगों तक सीमित था। यहाँ इंडियन एसोसिएशन भी एक अखिल भारतीय संस्था नहीं बन पाई थी। ठीक है, योजना नहीं बन पाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं की एक अखिल भारतीय संगठन बनाने की योजनाएं अनेक भारतीय जन तैयार करते आ रहे थे, लेकिन इस विचार को एक ठोस और अंतिम रूप देने का श्रेय एक सेवानिवृत्त अंग्रेज सिविल सर्वेंट A.O. हुम को जाता है। उन्होंने प्रमुख भारतीय नेताओं से संपर्क किया और उनके सहयोग से बम्बई में दिसंबर 1885 में एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की और इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य इस प्रकार घोषित किए गए कि देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, जाति धर्म का भेद किए बिना राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित और मजबूत करना, जनप्रिय मांगों को निरूपण और उनको सरकार के सामने रखना। सबसे महत्वपूर्ण यह कि देश में जनमत को प्रशिक्षित और संगठित करना। कहा जाता है कांग्रेस की स्थापना के पीछे प्रमुख उद्देश्य शिक्षित भारतीयों में बढ़ रहे असंतोष की भावना, असंतोष की सुरक्षित निकासी के लिए सेफ्टी वॉल्व बनाना था। वे असंतुष्ट राष्ट्रवादी शिक्षित वर्गों तथा असंतुष्ट किसान जनता के आपसी मेल को रोकना चाहते थे, मगर सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत का सच्चाई का बहुत छोटा अंश है। यह पूरा अपर्याप्त और भ्रामक है। राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बढ़कर राष्ट्रीय चेतना प्राप्त भारतीयों की इस आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती थी। उसकी आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के लिए कार्यरत एक राष्ट्रीय संगठन बनाया जाए। हम पहले ही देख चुके हैं कि कुछ जबरदस्त शक्तियों के में कार्यरत होने के परिणाम स्वरूप देश में राष्ट्रीय आंदोलन पहले से ही फैल रहा था। इस आंदोलन के जन्म के लिए किसी एक व्यक्ति या कुछ एक व्यक्ति को श्रेय नहीं दिया जा सकता। ह्यूम ने अपने उद्देश्यों में मिले जुले थे। वे सेफ्टी वॉल बनाने के विचार से कहीं अधिक श्रेष्ठ विचारों से प्रेरित थे। वे भारत से तथा इसके गरीब किसानों के सचमुच प्यार करते थे। कुछ भी हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन्म देने में जिन भारतीय नेताओं ने ह्यूम से सहयोग दिया, वे ऊंचे चरित्र वाले देशभक्त लोग थे। उन्होंने जानबूझकर ह्यूम की सहायता इसलिए की कि वो राजनीतिक कार्यक्रम में आरंभ से ही उनके प्रयासों के प्रति सरकार की शत्रुता मोल लेना नहीं चाहते थे। उन्हें आशा थी कि एक सेवानिवृत्त सिविल सर्वेंट की उपस्थिति अधिकारियों की आकांक्षाओं का समाधान करेगी। अगर ह्यूम कांग्रेस का उपयोग एक सेफ्टी वॉल के रूप में करना चाहते थे, तो कांग्रेस के आरंभिक नेताओं को आशा थी कि ह्यूम का प्रयोग एक तड़ित चालक के रूप में कर सकते थे।
इस तरह 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ एक छोटे पैमाने पर लेकिन संगठित रूप में विदेशी शासन से भारत में मुक्ति का संघर्ष आरंभ हो गया। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ता ही गया तथा देश और देश की जनता ने स्वाधीन होकर आराम को हराम जाना। आराम से ही राष्ट्रवादी कांग्रेस ने एक पार्टी नहीं बल्कि आंदोलन का काम किया। 1886 में कांग्रेस ने 436 प्रतिनिधियों विभिन्न स्थानीय संगठनों तथा समूहों की तरफ चुने गए थे। जो कांग्रेस के 1836 प्रतिनिधि थे वो विभिन्न स्थानीय संगठनों और समूहों के द्वारा चुने गए थे। इस बार कांग्रेस हर वर्ष दिसंबर में हर बार देश को एक नए भाग में अपने अधिवेशन करते थे। जल्द की इसलिए प्रतिनिधियों की संख्या बढ़कर 2000 में पहुंच गए। इसके प्रतिनिधियों में अधिकांश लोग वकील, पत्रकार, व्यापारी, उद्योगपति, अध्यापक, जमींदार होते थे। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया। यह इस बात का प्रतीक है कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में स्त्रियों को उस पतित अवस्था में उससे उबारेगा जिसमें वे सदियों से कालक्रम में पहुंचा दी गई थीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोई एक धारा नहीं थी जिसमें राष्ट्रवाद की नदी आगे बढ़े। प्रांतीय सम्मेलन, स्थानीय समिति, राष्ट्रवादी समाचार पत्र भी बढ़ते हुए राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख उद्घोषक थे। खासकर प्रेस राष्ट्रवादी विचार को और राष्ट्रीय आंदोलन को फैलाने का प्रमुख साधन बन गए थे। इस काल में अधिकांश समाचार पत्र निश्चय ही व्यापार के रूप में नहीं चलाए जाते थे बल्कि राष्ट्रवादी गतिविधियों के मुख्य पत्र में आरंभ किए जाते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक वर्षों में कुछ महान अध्यक्षों के नाम इस प्रकार थे: दादा भाई नौरोजी, बहाउद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रमेश दत्त, आनंद मोहन बोस, गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रकार कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ और प्रमुख नेता जैसे महादेव गोविंद रानडे, बाल गंगाधर तिलक, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष नामक दो भाई, मदन मोहन मालवीय और सुब्रमण्यम अय्यर, सी विजय राघवाचार्य और दिनजा ई वाचा थे। आरंभिक राष्ट्रवादियों के कार्यक्रम और कार्यकलाप। आरंभ में राष्ट्रवादी नेताओं का विश्वास था कि देश की राजनीतिक मुक्ति के लिए सीधे लड़ाई लड़ना अभी व्यवहारिक नहीं था। जो बातें कार्यसूची में शामिल थी वे थी राष्ट्रीय भावना को जगाना, उनको मजबूत करना, बड़ी संख्या में भारतीय जनता को राष्ट्रवादी राजनीति की धारा में लाना और राजनीति तथा राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उन्हें शिक्षित करना। इस बारे में पहला महत्वपूर्ण कार्य राजनीतिक प्रश्नों पर जनता की रुचि विकसित करना और देश में जनमत का संगठन करना था। दूसरे, राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय मांगों का निरूपण किया जाना था ताकि उभरते हुए जनमत को एक अखिल भारतीय स्वरूप मिल सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पहल राजनीतिक चेतना प्राप्त भारतीयों और राजनीतिक कार्यक्रमों और नेताओं में राष्ट्रीय एकता पैदा कर दी जाए। आरंभिक राष्ट्रीय नेता इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि भारत अभी हाल में एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में पहुंचा है। दूसरे शब्दों में भारत अभी भी नवोदित राष्ट्र था। भारत के राष्ट्रीय स्वरूप बहुत सावधानी से निखारने की आवश्यकता थी। भारतीयों को बहुत होशियारी से एक राष्ट्र के रूप में संगठित किया जाना था। राजनीतिक चेतना प्राप्त भारतीयों को क्षेत्र, जाति या धर्म के भेदों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित और मजबूत करने के लिए लगातार डटकर काम करना था। आरंभिक राष्ट्रवादियों ने अपनी राजनीतिक आर्थिक मांगों का निर्धारण इस बात को दृष्टि में रखकर किया कि भारतीय जनता को एक साझे आर्थिक राजनीतिक कार्यक्रम के आधार पर संगठित करना है। साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्रीय आलोचना आरंभिक राष्ट्रवादियों का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य था। उन्होंने तत्कालीन औपनिवेशिक आर्थिक शोषण
के सभी तीनों रूपों अर्थात व्यापार, उद्योग और वित्त के द्वारा शोषण पर ध्यान दिया। उन्होंने अच्छी तरह समझा कि ब्रिटेन के आर्थिक साम्राज्यवाद का मूल तत्व भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अधीन बनाना था। भारत में एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के मूल तत्वों को विकसित करने और ब्रिटिश शासकों और ब्रिटिश प्रयासों का उन्हें तीखा विरोध किया। वे तत्व थे कच्चा माल पैदा करने वाले देश, ब्रिटिश उद्योगों में पैदा के लिए मंडी, विदेशी उद्योगों में पैदा माल के लिए मंडी और विदेशी पूंजी के निवेश के क्षेत्र में भारत का रूपांतरण। उन्होंने इस औपनिवेशिक ढांचे पर आधारित सरकार की लगभग सभी महत्वपूर्ण आर्थिक नीतियों के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन खड़ा किया। आरंभिक राष्ट्रवादी भारत की बढ़ती गरीबी, आर्थिक पिछड़ेपन और यहाँ आधुनिक उद्योग धंधे तथा कृषि के विकास की असफलता को लेकर दुखी थे। वापस पढ़िए ना। आरंभिक राष्ट्रवादी भारत की बढ़ती गरीबी और आर्थिक पिछड़ेपन, यहाँ तक कि आधुनिक उद्योग धंधों तथा कृषि के विकास की सफलता को लेकर दुखी थे। उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के लिए जिम्मेदार ठहराया। दादा भाई नौरोजी ने 1881 में ही घोषित कर दिया था कि ब्रिटिश शासन एक स्थायी लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है, जो धीरे धीरे सही मगर पूरे देश को नष्ट कर रहा है। भारत के परंपरागत हस्त उद्योगों को नष्ट करने और आधुनिक उद्योग के विकास में बाधा डालने के लिए राष्ट्रवादियों ने सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की। उनमें अधिकांश ने भारतीय रेलवे, बगानों, उद्योगों में विदेशी पूंजी के भारी निवेश का विरोध किया। उनका तर्क यह था कि इससे भारतीय पूंजीपतियों का उत्पन्न होगा और भारत की अर्थव्यवस्था तथा राजनीतिक प्रणाली पर ब्रिटेन का दबदबा और मजबूत हो जाएगा। उन्हें विश्वास था कि विदेशी पूंजी के निवेश से मौजूदा पीढ़ी ही नहीं बल्कि भावी पीढ़ी के लिए गंभीर आर्थिक और राजनीतिक खतरे पैदा होंगे। उन्होंने बतलाया कि भारत की निर्धनता दूर करने का प्रमुख उपाय आधुनिक उद्योगों का तीव्र विकास है। वे चाहते थे सरकार चुंगी के द्वारा संरक्षण और प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता देकर आधुनिक उद्योग को प्रोत्साहन दे। भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने स्वदेशी अर्थात भारतीय मालों के उपयोग और ब्रिटिश मालों के बहिष्कार के विचार को प्रोत्साहित किया। उदाहरण के लिए 1896 में एक व्यापक स्वदेशी कार्यक्रम के अंग के रूप में पूना और मद्रास के दूसरे नगरों में विदेशी वस्तुओं के खुलेआम होली जलाएगी। राष्ट्रवादियों को शिकायत थी कि भारत की दौलत इंग्लैंड ले जाई जा रही थी। उनकी मांग थी कि इस धन को रोका जाए। किसानों पर कर के बोझ को कम करने के लिए उन्होंने जमीन से माल गुजारी घटाने के सवाल पर निरंतर आंदोलन चलाया। इनमें से कुछ ने अर्ध समांतिक कृषि संबंधों को भी आलोचना की, जिसने अंग्रेज बनाए रखना चाहते थे। बंगाल मजदूरों के काम करने की परिस्थिति में सुधार करने के लिए राष्ट्रवादियों ने आंदोलन छेड़े। उन्होंने भारी करों पर भारत की गरीबी का एक कारण बताया और नमक कर खत्म करने और जमीन की माल गुजारी घटाने की मांग की। उन्होंने भारत के भारी फौजी खर्चों की निंदा की और इसे घटाने की मांग करी। समय गुजरने के साथ साथ राष्ट्रवादी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विदेशी साम्राज्यवाद द्वारा देश का आर्थिक शोषण, उसे निर्धन बनाना और उसके आर्थिक पिछड़ेपन को बनाए रखना, ये ऐसी बातें थी जो विदेशी शासन के कुछ लाभकारी पहलू पर पानी फेर देती थी। जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा के लाभों के प्रश्न पर दादा भाई नौरोजी ने इस प्रकार की टिप्पणी की। मजे की बात यह है कि भारत के जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा प्राप्त है, मगर यथार्थ में ऐसी कोई बात नहीं है। ये केवल एक अर्थ या रूप में जीवन और संपत्ति की सुरक्षा प्राप्त है, अर्थात लोग एक दूसरे तथा देशी तानाशाही की हिंसा से सुरक्षित हैं, परंतु इंग्लैंड की अपनी जकड़ में संपत्ति की सुरक्षा नहीं है। परिणाम स्वरूप जीवन को बिल्कुल सुरक्षा प्राप्त नहीं है। भारत की संपत्ति सुरक्षित नहीं है। जो कुछ सुरक्षित है वह अच्छी तरह सुरक्षित है, वह इंग्लैंड की पूरी तरह सुरक्षित व निश्चित है। इस तरह पूरी सुरक्षा पाकर इस समय 3 या 4 करोड़ प्रति पौंड प्रति वर्ष की दर से भारत की संपत्ति बाहर ले जाया जा रहा है और यही उसका भक्षण कर रहा है। इसलिए मैं इनसे यह कहने की जरूरत करूँगा कि भारत की संपत्ति या इसके जीवन की सुरक्षा प्राप्त नहीं है। भारत के लाखों लाख लोगों के लिए जीवन का अर्थ
आधा पेट भोजन या भूखमरी या अकाल या महामारी है। कानून और व्यवस्था के बारे में दादा भाई नौरोजी ने लिखा है, भारत में एक कहावत प्रचलित है, पीठ पर मार लो भैया मगर पेट पर लात मत मारो। देसी तानाशाह के अधीन बनता जा रहा है और देसी तानाशाह के अधीन जनता जो कुछ पैदा करती है उसे अपने पास रखती है, प्रयोग करती है। हालांकि कभी कभी उसके पीठ पर कुछ हिंसा झेलनी पड़ती है। ब्रिटिश भारत की तानाशाही में मनुष्य शांति के साथ रह रहा है, ऐसी कोई हिंसा यहाँ नहीं है, परंतु उनका सहारा उसे अनदेखे शांतिपूर्ण बहुत ढंग से छीनता जा रहा था। शांति के साथ भूखा रहता था और शांति के साथ मर जाता था। यह सब पूरे कानून और अर्थव्यवस्था के साथ हो रहा था। आर्थिक प्रश्नों पर राष्ट्रीय आंदोलन के कारण अखिल भारतीय स्तर पर यह विचार फैला कि ब्रिटिश शासन भारत के शोषण पर आधारित है, भारत को गरीब बना रहा है और आर्थिक पिछड़ेपन और अल्प विकास पैदा कर रहा है। ब्रिटिश शासन से परोक्ष ढंग से जो भी लाभ हुए हैं उनके मुकाबले में यह हानियाँ काफ़ी अधिक थी। संवैधानिक सुधार। शुरू के राष्ट्रवादियों का प्रारंभ में विश्वास था कि भारत में अंततः लोकतांत्रिक स्वशासन लागू होना चाहिए, लेकिन इस लक्ष्य को फौरन प्राप्त किए जाने की मांग नहीं थी। उनकी तत्कालीन मांगें अत्यधिक साधारण थीं। वो एक एक कदम उठाकर स्वाधीनता की मंजिलों तक पहुंचना चाहते थे। वे बहुत सावधान भी थे, सरकार की उनकी गतिविधियां कुचल न दे। 1885 से 1892 तक वे विधायी परिषदों के प्रसार और सुधार की मांग उठाते रहे। उनके आंदोलन के दबाव में ब्रिटिश सरकार को 1892 में भारतीय परिषद कानून पास करना पड़ा। इस कानून के द्वारा शाही विधायी परिषद और प्रांतीय परिषद में सदस्यता की संख्या बढ़ा दी। इनमें से कुछ सदस्यों ने भारतीय अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुन सकते थे, मगर बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। राष्ट्रवादियों ने 1892 में एक कानून की तरह पूरी तरह असंतुष्ट थे। उन्होंने इसे मजाक बतलाया। उन्होंने परिषदों भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाने तथा उन्हें अधिक अधिकार देने जाने की मांग उठाई। ठीक है। खास तौर पर उन्होंने सार्वजनिक धन पर भारतीयों के नियंत्रण की मांग की और नारा दिया। इससे पहले अमेरिकी जनता ने अपनी स्वाधीनता के युद्ध के दौरान लगाया था। यह नारा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर भी नहीं। साथ ही साथ वे अपने लोकतांत्रिक मांगों के आधार पर व्यापक बनाने में असफल रहे। उन्होंने जनता या स्त्रियों के लिए मताधिकार की मांग नहीं की। 20वीं सदी के प्रारंभ तक राष्ट्रवादी नेता आगे बढ़ चुके थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेश की तर्ज पर ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर स्वराज्य का दावा पेश किया। कांग्रेस के मंच से इस मांग को 1905 में गोखले और 1906 में दादा नौरोजी ने उठाया। प्रशासनिक और अन्य सुधार। आरंभिक राष्ट्रवादी व्यक्तिगत प्रशासनिक फैसलों के निर्भीक आलोचक थे। उन्होंने भ्रष्टाचार, निकम्मापन और दमन से ग्रस्त शासन प्रणाली के सुधार के लिए अथक प्रयास करे। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार चाहते थे वह था प्रशासकीय सेवाओं के उच्च पदों का भारतीयकरण। उन्होंने आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक आधारों पर यह मांग उठाई। आर्थिक दृष्टि से उच्चतर पदों पर यूरोपीय एकाधिकार के 2 कारण के लिए हानिकारक था। पहला, यूरोपीय लोगों से बहुत ऊंचे वेतन दिए जाते थे। इससे भारत का प्रशासन बहुत खर्चीला हो जाता था, जबकि समान योग्यता वाले भारतीयों को कम वेतन पर रखा जाता था। दूसरा, यूरोपीय लोग अपने वेतन का एक बड़ा भाग भारत के बाहर भेज देते थे और पेंशन भी इंग्लैंड में अदा कर दिया जाता था। ऐसे भारत की संपत्ति का दोहन और बढ़ता गया। राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रवादियों का मत था कि इन सेवाओं का भारतीयकरण करने पर प्रशासन भारत की आवश्यकताओं के प्रति और सजग हुआ। इस प्रश्न के नैतिक पक्ष को 1897 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इस प्रकार रखा। विदेशी शासन का अत्यधिक खर्चीलापन बहरहाल इसकी अकेली बुराई नहीं है, यह एक नैतिक बुराई भी है, बल्कि एक बड़ी बुराई भी है। वर्तमान व्यवस्था में भारतीय जाति का कद घटने या उसकी वृद्धि रुकने की प्रक्रिया चल रही है। इसका पूरा जीवन उसका एक एक दिन हीनता के वातावरण में जीना पड़ रहा है और हमसे जो श्रेष्ठता है उसे भी झुकना पड़ रहा है। हमारी मनुष्यता जिन महानता ऊंचाइयों को छू सकती है वहाँ तक वर्तमान व्यवस्था में हम कभी नहीं पहुँच सकेंगे। प्रत्येक स्वशासी जनगण को जिस नैतिक ऊंचाई का अनुभव होता है उसे महसूस नहीं कर सकते। हमारी प्रशासकीय सैनिक योग्यताएं
उपयोग के बिना धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। हम अपने ही देश में लकड़ी काटने वाले या कुएं से पानी भरने वाले निकालों के रूप से जड़ कर होकर रह जाएंगे। राष्ट्रवादियों की मांग थी कि न्यायिक सुधारों को कार्यकारी अधिकारों से अलग किया जाए, ताकि पुलिस तथा नौकरशाही के मनमाने अत्याचारों से जनता को कुछ सुरक्षा मिले। उन्होंने जनता के साथ पुलिस व दूसरे सरकारी अमलों के दमनकारी और निरंकुश व्यवहार के खिलाफ आंदोलन लड़े। उन्होंने कानूनी प्रक्रिया में लगने वाली देरी और न्याय व्यवस्था के ऊंचे खर्च की आलोचना की। उन्होंने भारत के पड़ोसी देशों के प्रति आक्रामक विदेश नीति का विरोध किया। उन्होंने बर्मा का अपहरण, अफगानिस्तान पर हमले और पश्चिमोत्तर भारत की आदिवासी जनता के दमन का भी विरोध किया। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वो राज्य की ओर से कल्याणकारी गतिविधियां चलाए। उन्होंने जनता के प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर बहुत अधिक जोर दिया। उन्होंने तकनीकी और उच्च शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाने की मांग उठाई। सूदखोरों के चुंगल से किसानों को बचाने के लिए कृषि बैंक की स्थापना की। वे चाहते थे सरकार खेती के विकास और देश को अकाल से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर सिंचाई की योजना लागू करें। उन्होंने चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने, पुलिस को ईमानदार, कुशल, जनप्रिय बनाने के लिए पुलिस व्यवस्था में सुधार करने की भी मांगें उठाई। राष्ट्रवादी नेताओं ने उन भारतीय मजदूरों के पक्ष में आवाज़ उठाई जो कि गरीबी से मजबूर होकर रोजगार की तलाश में दक्षिण अफ्रीका, मलाया, मॉरिशस, वेस्ट इंडीज, ब्रिटिश गुयाना चले गए। इनमें से अधिकांश देशों में निर्मम दहन, जाति भेदभाव का सामना करना पड़ता था। यह बात दक्षिण अफ्रीका के बारे में खास तौर पर सच थी, जहां भारतीयों के मूलभूत मानवाधिकारों की रक्षा के लिए मोहनदास करमचंद गांधी एक जंग संघर्ष चला रहे थे। नागरिक अधिकारों की रक्षा। आरंभ में राजनीतिक चेतना प्राप्त भारतीय लोकतंत्र ही नहीं, बल्कि भाषण, प्रेस, विचार और संगठन की स्वतंत्रता जैसे आधुनिक नागरिक अधिकारों के प्रति आकर्षित थे। जब भी सरकार इन नागरिक अधिकारों को सीमित करने का प्रयास करती, वे जमकर उनका बचाव करते। यही वह काल था जिसमें राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्य के फलस्वरूप आमतौर पर पूरी भारतीय जनता, खासतौर पर शिक्षित वर्गों में लोकतांत्रिक विचार अपनी जड़ें जमाने लगी थी। वास्तव में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का संघर्ष स्वाधीनता राष्ट्रीय संघर्ष का अभिन्न अंग बन गया था। वर्ष 1897 में बम्बई की सरकार ने बाल गंगाधर तिलक, दूसरे कई नेताओं और समाचार पत्रों के संपादकों को सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने के लिए गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा दर्ज किया। उनकी लंबी लंबी सजाएं दी गई। इसी के समय पूना के 2 नेता नाटू भाइयों को बिना किसी मुकदमे के अंडमान भेज दिया गया। जनता की स्वतंत्रता पर इस हमले का पूरे देश में विरोध हुआ। जिन्हें अभी तक मुख्यतः महाराष्ट्र ही जाना था, वह रातों रात अखिल भारतीय नेता बन गए। राजनीतिक कार्य की विधियाँ। 1905 तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन उन लोगों पर वर्चस्व था जिन्हें प्राय नरम बत्ती कहा जाता था। कानून की सीमा में रहकर संवैधानिक आंदोलन, धीरे धीरे व्यवस्थित ढंग से राजनीतिक प्रगति, इन शब्दों में नरम पत्तियों की राजनीतिक कार्य पद्धति को संक्षेप में रखा जा सकता है। उनका विश्वास था कि अगर जनमत को उभारा और संगठित किया जाएगा तो प्रार्थना पत्रों, समाचार पत्रों, प्रस्तावों, भाषणों के द्वारा अधिकारों तक जनता की मांगों को पहुंचाया जाए तो धीरे धीरे एक एक करके इन मांगों को पूरा करेंगे। इसलिए उनके राजनीतिक कार्य की 2 दिशाएं थी। प्रथम, भारत की जनता में राजनीतिक चेतना तथा राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए एक शक्तिशाली जनमत तैयार करना तथा जनता के राजनीतिक प्रश्नों पर शिक्षित और एकताबद्ध करना। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव, प्रार्थना पत्र भी मूलतः इस लक्ष्य के द्वारा निर्देशित थे। हालांकि देखने को मिलता है कि उनके संस्मरण प्रार्थना पत्र सरकार को संबोधित थे, मगर उनका वास्तविक उद्देश्य भारतीय जनता को शिक्षित करना था। उदाहरण के लिए 1891 में युवक गोखले ने पुनः सार्वजनिक सभा के द्वारा सावधानी से तैयार की गई करके भेजे गए स्मरण पत्र के बाद सरकार द्वारा दिए गए 2 पंक्तियों के उत्तर में अपनी निराशा को व्यक्त की। जस्टिस राणा ने इसकी व्याख्या इस प्रकार है: आप अपने देश के इतिहास में हमारे स्थान को नहीं समझते हैं। यह स्मरण पत्र कहने को सरकार के नाम संबोधित है, वास्तव में जनता को संबोधित है, ताकि वह जान सके कि इन विषयों पर कैसे विचार करना है। यह काम किसी परिणाम की आशा किए बिना अभी उनके संघर्षों तक चलाया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की राजनीति इस देश के लिए एकदम नई वस्तु है। दूसरे आरंभिक राष्ट्रवादी
ब्रिटिश इतिहासकार तथा ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे, ताकि जिस प्रकार में सुधारवादी राष्ट्रवादी सुझाए गए थे उसको लागू किया जाए। नरमपंथी राष्ट्रवादियों का विश्वास था कि ब्रिटिश जनता और संसद के साथ न्याय तो करना चाहती है, मगर उन्हीं का वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं है। इसलिए भारतीय जनमत को शिक्षित करने के साथ साथ नरमपंथी ब्रिटिश जनमत को शिक्षित करने के प्रयास भी कर रहे थे। इस उद्देश्य से उन्होंने ब्रिटेन में जमकर प्रचार प्रसार का कार्य किया। भारतीय पक्ष को सामने रखने के लिए प्रमुख भारतीय दल ब्रिटेन भेजे। वर्ष 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति बनाई गई। इस समिति ने 1890 में इंडिया नामक एक पत्रिका भी निकाली। दादा भाई नौरोजी ने जीवन और आय का बड़ा हिस्सा इंग्लैंड रहकर वहाँ की जनता और भारत की मांगों के प्रचार में लगा दिया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययनकर्ता कभी कभी भ्रम में पड़ जाते थे जब वे पाते थे कि प्रमुख भारतीय नेता अंग्रेजों के प्रति वफादारी की बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं। इन कस्मों का अर्थ है कि यह हरगिज नहीं है कि ये सच्चे देशभक्त नहीं थे या कायर लोग थे। उनका दिल से विश्वास था कि ब्रिटेन के साथ भारत का राजनीतिक संबंध बने रहना इतिहास के उस चरण में भारत के हित में था। इसलिए उनकी योजना अंग्रेजों को भगाने की नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन का रूपांतर कर उसे राष्ट्रीय शासन के समान बनाने की थी। बाद में उन्होंने ब्रिटिश शासन की बुराइयों को सुधार कर राष्ट्रवादी मांगों को स्वीकार करने सरकार की असफलता को समझा। उनमें से अनेक ने ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी की कस्में खाना बंद करके भारत के लिए स्वशासन की मांग उठाना प्रारंभ कर दी। इसके अलावा अनेक केवल इसलिए नरमपंथी थे क्योंकि वो समझते थे कि विदेशी शासकों को खुलकर चुनौती देने का समय अभी नहीं आया। जनता की भूमिका। संकुचित सामाजिक सुधार आरंभिक राष्ट्रीय चेतना की बुनियादी कमजोरी था। अभी जनता इस आंदोलन की पेट नहीं हुई थी। वास्तव में जनता ने नेताओं की कोई राजनीतिक आस्था नहीं थी। सक्रिय राजनीतिक संघर्ष छेड़ने की सीमाओं को वर्णन करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने देश की विभाजन तथा उपविभाजन की अंतर्निहित श्रृंखला है। जनता का अधिकांश भाग अज्ञान से भरा हुआ है, विचार और भावना के पुराने तरीकों से कसकर चिपका हुआ है। यह जनता के हर प्रकार के परिवर्तन की विरोधी है, परिवर्तन को समझते नहीं। इस प्रकार नरमपंथी नेताओं का विश्वास था कि औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जुझारू जनसंघर्ष तभी छेड़ा जा सकता है जबकि भारतीय साम्राज्य के बहुविध तत्वों को एक राष्ट्र के सूत्र में माना जा सकता है। परंतु वास्तव में यही तो यह संघर्ष था जिसके दौरान भारतीय राष्ट्रीय का निर्माण हो सकता था। जनता के प्रति इस गलत दृष्टिकोण का नतीजा यह हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभिक चरण में जनता एक निष्क्रिय भूमिका में रही। जनता की भूमिका। संकुचित सामाजिक सुधार आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की बुनियादी कमजोरी था। अभी जनता ने इस आंदोलन की पेट हुई ही नहीं थी। वास्तव में जनता ने नेताओं की कोई राजनीतिक संस्था आस्था नहीं थी। सक्रिय राजनीति संघर्ष छोड़ने की समस्याओं को वर्णन करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा है कि देश में विभाजन तथा उपविभाजन की एक अंतर्निहित श्रृंखला है। जनता का अधिकांश भाग अज्ञान से भरा हुआ है और विचार और भावना के पुराने तरीकों से कसकर चिपका हुआ है। यह जनता हर प्रकार के परिवर्तन की विरोधी है, परिवर्तन को समझते नहीं है। इस प्रकार नरमपंथी नेताओं का विश्वास था कि औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जुझारू जनसंख्या को तभी छोड़ा जा सकता है जबकि भारतीय समाज के बहुविध तत्वों को एक राष्ट्र के सूत्र में बांधा जा चुका हो। परंतु वास्तव में यही तो यह संघर्ष जिसके दौरान भारतीय राष्ट्र का निर्माण हो सकता था। जनता के प्रति इस गलत दृष्टिकोण का नतीजा यह हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण में जनता एक निष्क्रिय भूमिका में रही। इसने राजनीतिक नरमी को जन्म हुआ। जनता के समर्थन के अभाव में जुझारू राजनीतिक उपाय नहीं अपना सकते थे। हम आगे देखेंगे कि बाद के राष्ट्रवादी लोग नरमपंथियों से ठीक इस अर्थ में भिन्न थे। फिर भी आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन के संकुचित सामाजिक आधार से हमें निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। यह उन्हीं सामाजिक वर्गों से संकुचित हितों तक सीमित था जिसमें शामिल थे। इसके कार्यक्रम, इसकी नीतियों में भारतीय जनता के सभी वर्गों के हितों से जुड़ी हुई थी और औपनिवेशिक वर्चस्व के विरुद्ध उद्यमान भारतीय राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती थी। सरकार का रवैया आराम से ब्रिटिश अधिकारी उभरते हुए राष्ट्रवादी आंदोलन के खिलाफ तथा राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति संकालु थे। वायसराय डफरिन ने हुम को सुझाव दिया था कि वह कांग्रेस राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक मामलों को देखे।
इस तरह से उसने राष्ट्रीय आंदोलन को दिशा भ्रष्ट करना चाहा, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने ऐसा परिवर्तन करने से इनकार कर दिया। परंतु जल्द ही स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रीय कांग्रेस अधिकारियों के हाथ का खिलौना नहीं बन सकती। धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र बिंदु बनती जा रही थी। अब ब्रिटिश अधिकारी खुलकर राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरे राष्ट्रवादी प्रवक्ताओं की आलोचना और निंदा करने लगे। डफरिन से लेकर नीचे तक के सभी ब्रिटिश अधिकारी राष्ट्रवादी नेताओं को बेवफा, बाबू, राजद्रोही, ब्राह्मण, हिंसक, खलनायक कहने लगे। कांग्रेस को राजद्रोह का कारखाना कहा जाने लगा। डफरिन ने 1887 में एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया और उसे जनता के सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई। लॉर्ड कर्जन ने 1990 में विदेश सचिव को बतलाया कि कांग्रेस का महल भरभरा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा है कि मैं शांति के पथ पर मरने में इसे सहयोग दे सकूं। भारतीय जनता की बढ़ती एकता और उसके शासन के लिए एक बड़ा खतरा यह है कि वह महसूस करके अंग्रेज अधिकारियों को बांटो और राज करो की नीति को जमकर लागू करें। उन्होंने सैयद अहमद खान, बनारस के राजा शिव प्रसाद और दूसरे ब्रिटिश समर्थक व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया। वे कांग्रेस खिलाफ आंदोलन चलाए। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने की कोशिश की। राष्ट्रवाद का विकास रोकने के लिए उन्होंने एक तरफ छोटी छोटी छूटें देने और दूसरी तरफ निर्मम दमन करने की नीति अपनाई। फिर भी अधिकारियों को यह विरोध राष्ट्रीय आंदोलन का विकास करने में असफल था। आरंभिक राष्ट्रवादी का मूल्यांकन। कुछ आलोचकों का विचार है कि राष्ट्रवादी आंदोलन राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक चरण में अधिक सफलता नहीं मिली। जिन सुधारों के लिए राष्ट्रवादी ने आंदोलन छेड़े उनमें बहुत से थोड़े सुधार कर सरकार ने इसे लागू करा। उनकी आलोचना में बहुत कुछ सच्चाई थी, मगर आरंभिक राष्ट्रवादियों को असफल घोषित करना भी आलोचकों के लिए सही नहीं था। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो जो काम उन्होंने हाथों में लिए थे उसकी तत्कालीन कठिनाइयों को देखते हुए इस आंदोलन के इतिहास में बहुत उज्ज्वल है। हम अपने समय की सबसे प्रगति शक्ति का सूचक था। यह एक व्यापक राष्ट्रीय जागृति लाने और जनता में एक भारतीय राष्ट्र के सदस्य होने की भावना जगाने में सफल रही। इसने भारतीय जनता को उसके साझे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक हितों को जुड़े होने और साम्राज्यवाद के रूप में साझे शक्तियों के अस्तित्व के प्रति जागरूक किया और इस प्रकार उनको एक राष्ट्र में एकताबद्ध किया। उसने जनता को राजनीतिक कार्य में प्रशिक्षित किया। उसमें जनता, नागरिक स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद विचारों को लोकप्रिय बनाया। उसमें उन्होंने आधुनिक दृष्टिकोण को जगाया, ब्रिटिश शासन की बुराइयों को उनके सामने रखा। सबसे बड़ी बात है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के सही चरित्र की निम्रतापूर्ण उजागर करने में आरंभिक राष्ट्रवादियों की अग्रगामी भूमिका निभाई। उन्होंने प्रत्येक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रश्न को देश के राजनीतिक परिवर्तन की स्थिति में जोड़ा। साम्राज्यवादी की उन्होंने शक्तिशाली अर्थशास्त्र की आलोचना, ब्रिटिश शासन के खिलाफ बाद में सक्रिय जनसंघर्ष के दौरान राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रमुख अस्त्र बन गए। अपने आर्थिक आंदोलन के द्वारा ब्रिटिश शासन के निर्मम शोषक चरित्र को बेनकाब करके उन्होंने नैतिक आधारों को कमजोर किया। आरंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन ने एक साझा राजनीतिक आर्थिक कार्यक्रम भी पेश किया, जिसके आधार पर भारतीय जनता एकजुट होकर बाद में राजनीतिक संघर्ष चला सकी। इसने यह राजनीतिक सत्य सामने रखा कि भारत का शासन भारतीयों के हित में चलना चाहिए। इसने राष्ट्रवाद के प्रश्न पर भारतीय जीवन का एक प्रमुख प्रश्न बना दिया। इसके अलावा नरम व्यक्तियों को राजनीतिक कार्य, धर्म, भावुकता व खोखली भावना की दुहाई न देकर जनता के जीवन की ठोस वास्तविकता और ठोस अध्ययन और विश्लेषण पर आधारित था। आरंभिक आंदोलन की कमजोरी को तो बाद की पीढ़ियों ने दूर कर दिया। उसकी उपलब्धि आगे वर्षों में जोरदार राष्ट्रीय आंदोलन का आधार बन गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि अपनी तमाम कमियों के बावजूद आरंभिक राष्ट्रवादियों ने बुनियाद बनाई जिस पर राष्ट्रीय आंदोलन आगे और विकसित हुआ। इसलिए उन्हें आधुनिक भारत की निर्माताओं के साथ ऊंचा स्थान मिलना चाहिए। धन्यवाद।